खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जोधपुर की, जहां पर कुछ कॉलोनियों के लिए बारिश मुसीबत बनती चली जा रही है। यहां के निवासी भगवान से मनाते हैं कि उनके इलाके में बारिश न हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब बारिश होती है तो इनके कॉलोनी में पानी भर जाता है और उन्हें घरों में कैद होना पड़ता है। पिछली बार बारिश के दौरान कॉलोनी में करीब 6 से 10 फीट तक पानी भर गया था। लोग करीब 1 सप्ताह तक अपने घरों में कैद हो गए थे। उस दौरान हमारी पहल पर तत्कालीन सरकार ने सेना उतार दी थी और नाव के जरिए लोगों को घरों से बाहर निकाला गया था। इस दौरान राजनेताओं समेत प्रशासन समस्या के समाधान का भरोसा भी देती नजर आई, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। एक बार फिर हमारी टीम मौके पर पहुंची और लोगों से उनके समस्या को जानने की कोशिश की। में मानसून सक्रिय है, लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि आसमान से राहत की बारिश बरस रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बारिश मुसीबत का सबब बन जाती है और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बारिश ना हो। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उसको लेकर आज हम बात करने के लिए न्यू रूपनगर बीजेस में खड़े हैं, जहां की न्यू रूपनगर, नट बस्ती और सुल्तान नगर जो जब भी थोड़ी बहुत बारिश आती है तो पानी में जलमग्न हो जाती है। यहां पर सेना उतारनी पड़ती है। सबसे पहले मैं इस गली को दिखा देना चाहता हूं। आज से कुछ वर्ष पहले, 2-3 साल पहले यहां पर पानी भर गया था। सप्ताह भर के लिए यहाँ के लोग घरों में कैद हो गए। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। बच्चों को दूध, सब्जी, पानी, खाना सब कुछ जो है आराम से मुहैया नहीं हो रहा था। लोग अपने घरों में कैद थे और आखिर न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस क्षेत्र के हालात टीवी के स्क्रीन पर लेकर आए तब यहाँ पर फौज उतारी गई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, प्रभारी मंत्री सभी इस जगह पर आए थे और लोगों को आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हम जल्द से जल्द ठीक करवा देंगे। लेकिन नतीजा क्या है, आज क्या हालात है, उसको लेकर हम बात करेंगे। सर, जो पहले हालात थे यहाँ पर, जो यहाँ तक पानी रहता था, क्या जो चेंजेस आया, क्या काम करवाए गए हैं, जो आश्वासन दिया क्या पूरे किए गए? देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यूज 18 का हम कॉलोनी की ओर से सभी लोग हम आभार करते हैं। जो कॉलोनी जलमग्न हुई थी, हमारी हालत बहुत दयनीय थी। उस वक्त न्यूज 18 आकर हमारी सूद ली, तो न्यूज 18 ने सूद लेने के बाद में सरकार के मंत्री, प्रशासन पदाधिकारी सभी आए हैं, लेकिन सभी ने आश्वासन दिया है। आज कम से कम 10-15 साल हो गए हैं आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम एक रत्ती पाई का हुआ नहीं है। प्रशासन, सरकार जो अधिकारियों को निर्देश दे के जाती है, लेकिन उसके बाद में अधिकारी कॉलोनी की सूद नहीं लेते हैं। और हम कई बार कॉलोनी वासी इकट्ठे होकर जेडीए और नगर निगम में लेके गए हैं हमारी अपनी समस्या लेके, लेकिन आज दिन तक उसका समाधान नहीं है। हम बहुत परेशान हैं और जब भी बारिश होती है तो हमारे कॉलोनी वासी सभी चिंतित हो जाते हैं और हम जाएं तो कहाँ जाएं। इस कॉलोनी में 200 मकान है। प्रत्येक मकान में बारिश की वजह से 1-1 लाख रुपए का नुकसान होता है, जो कि हमारे सारे ये वहन करते हैं। इसलिए हमारा 18 न्यूज से, जो पहले भी आपने हमारे से किया था इंटरव्यू जब सेना आई थी यहाँ पर, अब हम आपसे यही प्रयास करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके हिसाब से इसको जल्दी देके और हमारे इस पानी की निकासी का। मैं आपके माध्यम से जिला कलेक्टर, आला अफसर और सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। जब हम लोग डूब जाएंगे, घरों में कैद हो जाएंगे, मकान गिरने वाली स्थिति में हो जाएंगे, उसके बाद प्रशासन आके कुछ करेगा। जब इतना 1 साल का टाइम हो गया, आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं आके अभी इस समस्या का सॉल्यूशन करते हैं? इतना टाइम मिला आपके पास, आप चाहते, सरकार चाहती है, प्रशासन चाहता है, तो हर चीज का, हर समस्या का सॉल्यूशन है, लेकिन सरकार की मंशा होनी चाहिए। हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जेडीए ऑफिस में चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की इस ओर अभी ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन की लापरवाही की वजह से न प्रशासन इच्छा शक्ति है, न वो कुछ कहना चाहते, मात्र आश्वासन देते फिर चुनाव की वजह से कि आप सैंक्शन हो गए, वो काम हो गए, ये हो गए, मतलब कुछ भी 0%, कुछ भी 1% भी काम नहीं हुआ। सर, इस बार यदि बारिश आई, फिर यदि डूबने के हालात रहे, तो क्या हालात होने वाले हैं यहाँ के? हालात खराब होंगे और क्या है, देख रहे हैं बारिश का तो अभी मौसम है और एक मड पंप लगा दिया है, उसके भरोसे सबको छोड़ दिया है, बस यही है। बाकी आएंगे, पानी आ जाएगा तो आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। ढाक के 3 पात है, इच्छा शक्ति नहीं है। जाते हैं तो वहां मिलते नहीं कोई। जब हम लोग यहाँ से जाते हैं तो वहां लेने के लिए, एप्लीकेशन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। धन्यवाद। और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्रीय पुष्कर सरोवर में बीते 15 दिनों से लगातार मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। इसे लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहित संघ और तीर्थ पुरोहितों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद प्रशासन ने सरोवर पर अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वाटर फाउंटेन भी लगाए। स्थानीय प्रशासन के तमाम कवायद के बावजूद
जमीनी हालातों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद पुष्कर के स्थानीय तीर्थ पुरोहित संघ के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों द्वारा जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के बाहर बैठकर उग्र प्रदर्शन किया गया। पुरोहितों द्वारा मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर जिला कलेक्टर को पुष्कर बुलाने की मांग की गई। आज के 15 दिन पूर्व एसडीएम साहब को ये लेटर पैड में लिख के दिया था तो पुष्कर में हजारों संख्या में मछलियां मर रही है और 52 घाट में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और पुष्कर आज का जल दूषित हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज ये व्यवस्था है कि रोज 2 से 4 से 5 हजार मछलियां रोज मर रही है। तो वहीं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला गर्मा गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस घटना के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर भी एक्शन मोड में है। देखिए रिपोर्ट। हादसे के बाद नींद से जागे जिम्मेदार। वहाँ फायर एनओसी नहीं मिली, वहाँ कक्षाएं जो है 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ स्पेस बहुत कम है। इसके साथ में वो बिल्डिंग परमिशन भी नहीं दिखा रहे थे। हाथ लगाते ही गड़बड़ियों की मिली भरमार। गुरु कृपा और कलाम कोचिंग पर ताला। सुरक्षा के इंतजाम में निकला गड़बड़ झाला। जयपुर में सरकार और प्रशासन ने 2 दिन पहले ही कोचिंग और लाइब्रेरी के भवनों की सुरक्षा की जांच के आदेश दिए, लेकिन जब न्यूज 18 राजस्थान की टीम कोचिंग वाले इलाके में पहुंची तो हालात चौंकाने वाले थे। तो शायद आपको अंदाजा हुआ कि कितने बच्चे एक कोचिंग सिटिंग में बैठे हुए हैं एक साथ बिना किसी सुरक्षा मानकों के। सबको यहाँ पर बिठाया हुआ है और कोई पैरामीटर ही नहीं है। कितने बच्चों का बैच है, कितनी क्लास है, सुरक्षा के क्या मानक है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये नजारा देख करके अब बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है और जिस तरह की सिचुएशन है उसमें यह अंदाजा अब लगाया जा सकता है कि नीचे कुंडी लगा करके रोकने की कोशिश क्यों की जाती। मेयर दिन में करीब 2 बजे सबसे पहले गोपालपुरा बाईपास स्थित गुरु कृपा कोचिंग सेंटर पहुंची। यहां उन्होंने मैनेजमेंट से फायर एनओसी दिखाने और बिल्डिंग में लगे फायर उपकरण चेक कराने के निर्देश दिए। मौके पर फायर एनओसी नहीं होने पर उन्होंने मानसरोवर जोन उपायुक्त और फायर उपायुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद शाम करीब 4 बजे गुरु कृपा कोचिंग पर ताला जड़ दिया गया। मेयर ने कोचिंग सेंटर में संचालित क्लासरूम का भी दौरा किया और क्लास में मौजूद बच्चों से मिलकर पढ़ाई लिखाई के लिए जान जोखिम में नहीं डालने की अपील की। जयपुर के गोपालपुरा की तंग गलियों में कोचिंग और लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी। गोपालपुरा में करीब 150 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान बेसमेंट में किसी भी तरह की गतिविधि संचालित करना गैर कानूनी है। सूबे में कोचिंग संचालन के लिए एक्ट बने हुए हैं, जिसमें कोचिंग संचालन के लिए भवन के लिए लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है, मगर सभी कोचिंग संस्थान आवासीय कॉलोनी में संचालित हो रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 95% से ज्यादा के पास फायर एनओसी तक नहीं है। बच्चों का ही भविष्य का ही सवाल है, तभी हमें अपन ये नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक ही छत पे 700 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो, कोई हादसा होता है तो कम से कम उनकी सुरक्षा अपने लिए सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जी, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उसको बाकायदा बैठने की व्यवस्था हो, कानून की पालना की जाए, स्पेस हो। दम घुटता है वहाँ, पढ़ाई तो दूसरी बात है, वहाँ घुसते ही दम घुटता है, तो बच्चे ऐसे में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। मेयर ने बच्चों को निगम के बनाए नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए बच्चों से कहा, अगर उन्हें लगता है कि उनके कोचिंग सेंटर पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा है तो इसकी शिकायत वो नगर निगम प्रशासन से कर सकते हैं। मेयर सौम्य गुर्जर ने बताया कि मुख्यालय लेवल पर विशेष कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही शहर का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। देर से ही सही, लेकिन शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। लेकिन एक जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। करियर बनाने के लिए कोई अभिभावक अपने बच्चों की जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
तो वहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कोचिंग सेंटर्स में जो खामियां हैं उन्हें दूर करने के लिए एक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है, जो कि कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर खामियों की रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करेंगी। खामियां हैं, हम उन पे राज्य सरकार भी इस पे चिंता जाहिर कर रही है और निश्चित रूप से ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। निश्चित रूप से उस कमेटी में ये जांच कर पता लगेगा कि क्या क्या कमियां कहाँ, तो इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से हमारे छात्रों के हित में राज्य सरकार काम कर रही है। दिल्ली वाली घटना के बाद सर कुछ खास निर्देश दिए हैं? निश्चित रूप से हम तो पहले से ही चाह रहे हैं भाई ऐसी घटनाएं कहीं भी हो या इतने कॉमर्शियल एक्टिविटीज वाले उन जगह पे बच्चे कोचिंग कर रहे हैं और उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं वहां नहीं है, उन व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मिलावटखोरी की। प्रदेश भर में मिलावटखोरी पर एक्शन जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटा के रानपुर इंडस्ट्रियल इलाके की फैक्ट्री में 5000 लीटर से ज्यादा मिलावटी तेल सीज किया है। शिव एडिबल तेल फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को कई अनियमितताएं भी मिली हैं। ब्रांड के नाम पर तेल का खेल, पैकिंग असली, माल नकली। ये तेल ले सकता है आपकी जान। कोटा में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में बड़ी छापामार कार्रवाई की है। कोटा के रानपुर इलाके में एक ऑयल गोदाम पर बड़ी छापामार कार्रवाई कर जो है 5000 से अधिक खाद्य सामग्री यानी कि ऑयल को सीज करने की तैयारी की जा रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटा में बड़ा एक्शन लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रानपुर में शिवम एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में छापा मारा और 5000 लीटर से ज्यादा तेल सीज किया। शहर के रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तेल फैक्ट्री में मिलावटी तेल का काला खेल चल रहा था। जब टीम ने छापा मारा, नकली पैकिंग का खुलासा हुआ। ये हमारे पास सूचना थी कि सब स्टैंडर्ड टाइप का ऑयल है। विभाग ने कुछ दिनों पहले सैंपल लिया था तो सब स्टैंडर्ड आया था। शक के आधार पे हमने यहाँ पे आज आए हैं और प्राइमा फेसा ही ऐसा लग भी रहा है, तो संदेह के आधार पे हम सीज कर रहे हैं। कई सारे ब्रांड नेम हैं जो एक ही ऑयल को पैक किया जा रहा है। लगभग 7500 लीटर इस तरह का तेल यहाँ पर मिला है। इस फैक्ट्री में तेल को प्रोसेस करके अलग अलग ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। टीम ने मौके से निभाई राजस्थान, पोस्टमैन समेत अन्य ब्रांड के नकली तैयार किए गए तेल के पीपे, पैकिंग समेत अन्य सामग्री जब्त की है। तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये अलग अलग लेबल लगाकर इस खाद्य तेल को बेचा जा रहा था और आम उपभोक्ताओं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की एक बड़ी तैयारी की जा रही थी। अब तमाम तरह की कार्रवाई और प्रथम जांच के बाद में करीब 5000 से अधिक लीटर ऑयल को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार लाख दावे करे, लेकिन जमीन पर नजारा बिल्कुल अलग है। कुछ सरकारी स्कूलों में कक्षा अधिक है तो वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, और जहां शिक्षक और बच्चे हैं वहां क्लासरूम पर्याप्त नहीं। ऐसी ही एक रिपोर्ट उदयपुर से आई है, देखिए। सरकार के दावे हवा हवाई। एक क्लास में 3-3 कक्षा के बच्चे कर रहे पढ़ाई। उदयपुर का क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान ऐसा परिसर जहां लोको पायलट तैयार किए जाते हैं। यहां से प्रशिक्षक लोको पायलट देश भर की पटरियों पर ट्रेन दौड़ाते हैं, लेकिन
विडंबना देखिए कि रेलवे प्रशिक्षण संस्थान परिसर में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कौन कौन सी क्लास एक साथ बैठ के पढ़ाई करती है? छठी सातवीं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी पांचवी एक साथ बैठ के पढ़ते। मेरे को 5-6 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते और यहाँ की जो कंडीशन है बहुत खराब है। यहाँ पे बारिश के टाइम पानी भी गिरता है और क्लासें भी काफी टूटी हुई है और यहाँ पे और बाकी और बहुत सारी समस्या भी है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं छोड़िए, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए कमरे भी पर्याप्त नहीं है। जो कमरे हैं वो बेहद छोटे हैं, मुर्गियों का दड़बा समझ लीजिए। इसलिए एक क्लासरूम में 3-3 कक्षा के बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। एक कक्षा में 2-2 बच्चे, 2-2 क्लासें चलती है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं, दीवारें कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। ये सारी स्थिति इस स्कूल की है कि एक टीन शेड है यहाँ पर और सभी कमरे बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ कमरे तो मतलब उसमें दरार आ रही है और हम रेलवे संस्थान से बार बार निवेदन करते हैं परंतु वहां से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है और वो कभी भी गिरने की भी संभावना हो सकती है। तो हम दानदाता से मिलते हैं तो वो आकर के थोड़ा बहुत करते हैं। 3 वर्ष 1958 में शिक्षा विभाग ने रेलवे परिसर में विद्यालय शुरू किया। कई सालों तक विद्यालय प्राइमरी स्तर पर चलता रहा, फिर क्रमोन्नत होता हुआ उच्च माध्यमिक स्तर तक हो गया। विद्यालय में फिलहाल 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये स्थानीय विद्यालय सन 1958 से संचालित है। शुरू में ये प्राइमरी था, फिर धीरे धीरे वक्त के अनुसार अब हायर सेकेंडरी हो गया है। तकरीबन 200 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। रेलवे संस्थान के भी बच्चे यहाँ पर अध्ययन रहते हैं। स्कूल सरकारी है लेकिन विकास कार्य भामाशाह की कराते आए हैं, पर इसमें भी एक पेच है। स्कूल रेलवे परिसर में है, यानी किसी तरह के काम कराने के पहले रेलवे की अनुमति जरूरी होती है, जिसे हासिल करने में सब्र जवाब देने लगता है। 3 सेट तो क्या है, 3 सेट भी सीमेंटेड है, तो सीमेंट का कभी बंदर कूदता है, कभी क्या कुछ होता है, कभी कोई अपन को चलना पड़ता है साफ सफाई के लिए, तो कई क्रैक हो जाते हैं, तो उसमें एक तो पानी गिरता है और दूसरा गर्मी में बहुत परेशानी होती है। स्कूली शिक्षा ही बच्चों के बेहतर भविष्य की आधारशिला मानी जाती है, लेकिन जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हो, वहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई की नींव कितनी मजबूत होगी, इस बात की सहज कल्पना की जा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अजमेर की टाडा कोर्ट ने 11 साल पुराने मंथली वसूली मामले में तत्कालीन निलंबित एसपी राजेश मीणा सहित 14 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया। दोनों पक्षों की सुनवाई और बहस के बाद फैसला सुनाया। अजमेर मंथली वसूली केस में 11 साल बाद फैसला। तत्कालीन एसपी समेत 14 आरोपी दोष मुक्त। वकील ने बताया एसीबी का प्री प्लान क्राइम। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली करने के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल समेत 9 सीआई, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामला 2013 का है, जब एसीबी ने सभी को आरोपी बनाया था। इस मामले में लगातार सुनवाई की गई और अभियोजन पक्ष की तरफ से 90 गवाह, 330 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी अजमेर टाडा कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और सबूत के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। अजमेर के बहुचर्चित एसपी मंथली प्रकरण मामले में आज सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। दोष मुक्त होने के बाद तमाम जो आरोपी हैं और अधिवक्ता हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि ये मामला जो है लंबे समय से चल रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस महकमे में खुशी की लहर है और उन्होंने एक दूसरे को बधाई भी दी। इस मामले में जब तत्कालीन एसपी रहे राजेश मीणा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ये सत्य की जीत है और उन्हें पूरा भरोसा था कि वो बरी हो जाएंगे। इस केस में न तो कोई परिवाद था, न कोई परिवादी था, न किसी का कार्य पेंडिंग था, न किसी प्रकार की कोई डिमांड अथवा कोई मांग थी।
न किसी प्रकार का कोई पारितोषिक प्राप्त किया गया, न किसी प्रकार का पारितोषिक की रिकवरी बरामद की हुई। तो ये बेसिकली बिल्कुल साक्ष्य विहीन मामला था जिसमें कुछ भी नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट जो थी मांग थी ही नहीं इस केस में। तो इसलिए हमें विश्वास था कि अंत में न्याय प्रिवेल करेगा। 10 साल लग गए, 11 साल 7 महीने हो गए, एक दिन गिने इसमें। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने इसे एसीबी का प्री प्लान क्राइम बताया। इस केस में इनको ट्रैप करने के लिए कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई, न रोजनामचे में एंट्री हुई। वहां से अधिकारी मौखिक निर्देश पे चल पड़े और आके उन्हें ट्रैप करना चाहा। ये हिंदुस्तान का पहला केस है जिसमें न तो एफआईआर है, न रोजनामचे में एंट्री है, और ट्रैप करना कर दिया आपने। ऐसा केस अगर आप इसके बयान पढ़ेंगे, हर स्टेज पे एसीबी वालों ने झूठ बोला। और सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदू ये चीज लाइए कि कभी कोई ऐसा मुकदमा जिसमें एफआईआर न हो, आप जाके ट्रैप करते हैं। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी आईजी हैं। वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसोट एडिशनल एसपी हैं। कोर्ट के फैसले Our golf player Diksha Dagar. Judo player Tulika Man, who is still in the competition. So let's wish them all the very best. And finally, our table tennis athletes who are also in the middle of the competition. So let's welcome them on stage and wish them all the very best. Our table tennis athletes, Sharat Kamal, Harmit Desai, Manav Thakkar, G. Santian, Archana